दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 5। आपको बता दें कि इससे पूर्व 4 वीडियो हम और बना चुके हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक लंबा चैप्टर है और हम इसको बहुत ही विस्तार के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इससे संबंधित कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न छूट न जाए, ताकि आप अपनी परीक्षाओं के लिए इस टॉपिक को जब तैयार करें तो बेहतर तरीके से आपके लिए ये तैयार हो और आप इस टॉपिक से संबंधित जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझ करके उनको हल करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो पार्ट 5 में। तो राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी रही और क्या क्या योगदान था, वो उनके संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापित हुआ 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज बम्बई में 1867 ईस्वी में। आत्मारंग पांडुरंग इसके संस्थापक थे। आर्य समाज बम्बई में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार मद्रास में 1882 में ई कर्नल एच.एस. आलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने इसे स्थापित किया। सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1902 में नाम परिवर्तन। वाराणसी 1895 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा इसके संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन बेलूर में 1897 ईस्वी में विवेकानंद इसके संस्थापक थे। राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाओं की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा काशी वाराणसी 1893 ईस्वी में। संस्थापक इसके 3 लोग थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में। प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे इसके। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ पटना 1921 ईस्वी में। अब ये सब यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ एक तरह से। हिंदुस्तानी एकेडमिक इलाहाबाद 1927, कुछ गवर्नमेंट भी बन गई है, कुछ डीम्ड हैं, 27 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास में 1927 ईस्वी में। हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1937 ईस्वी में। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई 1938 ईस्वी में। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ईस्वी में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1951 ईस्वी में। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली 1964 ईस्वी में। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 ईस्वी में। तो ये सारी हिंदी साहित्य की संस्थाएं थी जो पूरे देश भर में खुली और इन्होंने हिंदी भाषा को प्रचारित किया। राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व कहाँ कहाँ कौन कौन हुए। बंगाल में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तरुणी चरण मित्र, राजेंद्र लाल मित्र, राजनारायण बसु, भूदेव मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन संस्थान करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य होंगे, ये चटर्जी ने कहा। सुभाष चंद्र बोस, अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि
इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है, यानी कि उसमें इतनी क्षमता है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर, यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है। इसी विचार से हमें एक भाषा की आवश्यकता है और वह हिंदी है। रामानंद चटर्जी, सरोजनी नायडू, शारदा चरण मित्र अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक रहे। आचार्य क्षिति मोहन सेन, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृति का राजसूय यज्ञ समझता हूँ, आदि। महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक, यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। NC केलकर, डॉक्टर भंडारकर, VD सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गोडगिल, काका कालेलकर आदि, ये महाराष्ट्र में जो हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचारक के रूप में समर्थक विद्वान हुए उनकी सूची थी। पंजाब की बात करें तो लाला लाजपत राय, श्रद्धाराम फिल्लोरी आदि। गुजरात से दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल, माणिकलाल, KM मुंशी के नाम से जो प्रसिद्ध रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो है ही, ये विशिष्ट बात उन्होंने कही। दक्षिण भारत में C राजा गोपालाचारी, T विजय राघवाचार्य, हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। CP रामास्वामी अय्यर, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्व सुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। अनंत शयनम आयंगर, हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। M निजलिंगप्पा, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने लायक है। रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। KT भाष्यम, R वेंकटराम शास्त्री, N सुंदरैया आदि अन्य प्रांतों के विशिष्ट व्यक्तित्व जो हिंदी के लिए जिन्होंने काम किया उनके नाम है। मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन उपनाम। हिंदी का प्रहरी कथन है आपका मैं, हिंदी का और हिंदी मेरी है। राजेंद्र प्रसाद सेठ, गोविंद दास आदि। महात्मा गांधी के भाषा संबंधी विचारों की बात करें तो क्या क्या विचार उन्होंने कहे और किस तरह से उनकी भूमिका या उसका योगदान रहा। उनके अनेक विचार हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। हिंद स्वराज में 1909 में आपने लिखा ये। अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के पांव में बेड़ी बनकर पड़ी हुई है। भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के मार्फत ज्ञान अर्जित करने पर कम से कम 6 वर्ष अधिक बर्बाद करने पड़ते हैं। यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़ें तो फिर और क्या हो सकता है। 1914 में आपने ये बात कही। देखिए ये कोटेशन किसकी है, इससे संबंधित सवाल आते रहते हैं। दूसरा क्या है, जब आप भाषा को स्पष्ट करते हैं, चाहे वो समझाते हैं चाहे वो लिखित में बताते हैं, तो आप इस तरह की कोटेशन देंगे तो वो आपकी बात ज़्यादा पुख्ता और प्रभावी होगी और आप ये भी जान सकेंगे कि इतिहास में राष्ट्रभाषा आंदोलन के लिए किन किन लोगों ने या महात्मा गांधी ने क्या क्या विचार रखे। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये पॉइंट्स, आप इन्हें पढ़ें समझें। जिस भाषा को में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह
अत्यंत पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती। 1916 में आपने ये बात कही। हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद सिद्ध है। जिस स्थान को अंग्रेजी भाषा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना उसके लिए असंभव है, वही स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकता क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है। 1917 में आपने ये बात कही। हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी और फारसी लिपि में लिखी जाती है, वह हिंदी एकदम संस्कृतमय नहीं है और न ही वह एकदम फारसी शब्दों से लदी है, यानी कि हिंदी में सरलता है, सुगमता है। 1918 में आपने ये बात कही। हिंदी और उर्दू नदियां हैं और हिंदुस्तानी सागर है। हिंदी और उर्दू दोनों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, दोनों का मुकाबला तो अंग्रेजी से है। 1917 में आपने ये बात कही जब हिंदी उर्दू को लेकर के कुछ विवाद हुए, तब उसको शांत करने के लिए। अंग्रेजी के व्याह मोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का एक अनिवार्य अंग है। मैं यदि तानाशाह होता, मेरा बस चलता, तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतज़ार नहीं करूँगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे अपने आप चली आएंगी। ये एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। यानी कि भाषा को लेकर इतने सतर्क, इतने सजग थे गांधी जी। अगला उनका विचार है, मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हो, मैं उससे इसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से, जो मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है, तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं। लिपियों में सबसे अव्वल दर्जे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि के बीच अंत में जीत नागरी लिपि की ही होगी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास किस तरह से कैसे हुआ? राजभाषा क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है। अर्थात राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। यथा वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं कुछ राज्यों हिंदी क्षेत्र के राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं। महाराष्ट्र मराठी में, पंजाब पंजाबी में, गुजरात गुजराती में आदि। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, स्वभाषा या परभाषा। जैसे मुग़ल शासक अकबर के समय से लेकर मैकाले के काल तक फारसी राजभाषा तथा मैकाले के काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी राजभाषा थी और अंग्रेजी राजभाषा आज भी है, जो कि विदेशी भाषा थी। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि स्वभाषा है, लेकिन वह कहने के लिए है, वास्तव में नहीं। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिंदी की संवैधानिक स्थिति व उसकी समीक्षा अगर हम करें
तो स्वतंत्रता के पूर्व जो छोटे बड़े राष्ट्र नेता राष्ट्रभाषा का राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे। यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ, राजभाषा के नाम पर जो बहस वहाँ 11 सितंबर 1949 ईस्वी में से 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी के समर्थक के बीच ही देखने को मिली। हिंदी समर्थक वर्ग में भी दो गुट थे। एक गुट देवनागरी लिपि वाली हिंदी का समर्थक था, दूसरा गुट महात्मा गांधी, J.L. नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद आदि दो लिपियों वाली हिंदुस्तानी के पक्ष में था। आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश का बहुत बड़ा सा अंश अधिक से अधिक 1 या 2% ही पढ़ लिख और समझ सकता था, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन यकायक अंग्रेजी को छोड़ने में भी दिक्कतें थीं। प्राय 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा रही थी। हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिंदी का दावा न्याययुक्त था। साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राजभाषा की समस्या को हल करने की कोशिश की। संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा ने हिंदी के पक्ष में अपना फैसला दिया। यह फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी अयंगार फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी। एक स्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 351 के आधार पर हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया। संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं भाषा विषयक एक पृथक भाग 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान के ये भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का उद्भव विकास में पार्ट 5 की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसमें हमने हिंदी की प्रमुख संस्थाएं, राष्ट्रभाषा के हिंदी आंदोलन में जो प्रमुख संस्थाएं थी, प्रमुख धार्मिक संस्थाएं थी, प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं थी, उनका योगदान एवं राष्ट्रभाषा को लेकर के, राजभाषा को लेकर के एक लंबी चर्चा हमने और गांधी जी के विचारों को लेकर इसमें बात रखी। आगे वीडियो और बनाएंगे, उसमें अगली बात रखेंगे। वीडियो यहीं समाप्त होती है। इससे आपको लाभ मिलेगा ऐसी आशा है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इससे संबंधित या किसी अन्य हिंदी टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।